वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद पर। इस वीडियो में लगभग सारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को चर्चा करेंगे। लगभग सारी इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें जितने प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, जैसे सीजीएल, एनटीपीसी, उन सारी क्वेश्चनों का उन सारे क्वेश्चनों का टफ क्वेश्चनों को चर्चा करेंगे। कुछ नए अनुच्छेदों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 1 पर बात करें तो संघ का नाम और क्षेत्र पर चर्चा किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात किया गया है पहला में। दूसरा बात, अनुच्छेद 2 के बारे में बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना पर चर्चा किया गया है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना पर, और नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन पर चर्चा की है अनुच्छेद 3 में। सबसे पहले यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ये 1 में। नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश 2 में। और तीसरा हम बात करें तो नए राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन की चर्चा 3 में किया गया है। और इस ये भाग 1 की बातें हैं, ये पार्ट 1। पार्ट 2 के बारे में बात करें तो यह 5 से 11 है और इसमें नागरिकता के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 5 के बारे में बात करें तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बात किया गया है। 6 में बोले तो पाकिस्तान से आए पाकिस्तान से आए भारत में जितने लोग आए हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। साथ ही इसके बाद बोले पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, और साथ में बोले तो इंडिया से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता खत्म। इसके बारे में 6 और 7 में चर्चा किए गए हैं। 10 में बोले तो हाँ, नागरिकता के अधिकार के बारे में बात किया गया है। 11 में बोले तो सांसद जो है इसमें नागरिकता में संशोधन कर सकती है, जो कि पहला नागरिकता में संशोधन 1955 में हुआ था। अनुच्छेद 11 के बाद सांसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों में वही बात है। भाग 3 में बात करें जिसमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है। जो फंडामेंटल राइट होती है, ये पहले 7 तरह की थी, अभी कितना है, 6 है। जिसमें एक माइनस हुआ है, कौन सी, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया है, और इसे, जो कि पहले 31 में हुआ करती थी, अब उसे डायरेक्ट 10 गुना 300 का ए में डाल दिया गया है। यानी अनुच्छेद, अब बात करते हैं 12। यानी राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है पहले 7 थी, अब 6 है। कौन सी खत्म हुई, संपत्ति का अधिकार, जो जिसकी चर्चा आर्टिकल 31 में की गई थी, उसे अब कहाँ ले गए हैं, 300 के ए में डाल दिया गया है। इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 12। तो राज की परिभाषा के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 13 के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाले कानून के बारे में बात किया गया है। राइट टू इक्वलिटी कौन है, 14 से 18, जिसमें कानून के समक्ष सभी को समानता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 15। 16 के बारे में बात करें तो सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के बारे में बात की है, 16। अनुच्छेद 17 में बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में बात करें तो उपाधियों का उन्मूलन का बात किया गया है। इसी तरह मतलब 14 समानता, 15 समानता के डिफाइन किया गया कि धर्म, जाति, जन्म स्थल, इन सारी बेस पर डिफरेंशिएशन को निषेध करेगा। उसी तरह हम बात करें 14, 15, 16 में समान अवसर, 17 में अस्पृश्यता, 18 में उपाधियों का उन्मूलन। उसी तरह राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करें तो राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है। 19 में क्या है, सभी नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए। सबसे पहला जो ये राइट है, वो आप बोलने की फ्रीडम है, जिसे मीडिया यूज करती है। बोलने की आजादी होती है। बी जो बोले हैं, ये बोलने की आजादी अगर आपको मिल गई स्वतंत्र रूप से, तो आप रैली करिए। रैली या सभा करने की आजादी होती है। सी बोले तो रैली जब बने करने लगे तो आपके पास लोग आ गए तो पार्टी बनाइएगा। डी बोले पार्टी से बना लीजिएगा।
तो आप क्या करिएगा, पार्टी को प्रचार करिए, इधर से उधर जाइएगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी आपकी मूवमेंट की, यानी आवागमन, देश के किसी भी देश में आवागमन की आजादी है, इसी आर्टिकल, ये डी है। और ई के बारे में मतलब मूवमेंट करने लगिएगा, तो वहां पर जाके क्या करने लगिएगा, आप वहां पर बस सकते हैं, व्यापार करने लगिएगा। उसके बाद वहां पर क्या करिएगा, एफ में कहीं किसी देश के किसी भी कोने में बसने की आजादी, हालांकि बसने की ई में है और एफ में है व्यापार करने की। आइए हम बात कर देख लेते हैं। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ ए में। बी में शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होना, मैंने पहले बोलने की फ्रीडम हुआ, उसके बाद रैली करने की फ्रीडम हुआ, पार्टी बनाने की फ्रीडम हुआ, पार्टी जब बन गया तो प्रचार करने की फ्रीडम हुआ, पूरा पॉलिटिकली है। और ये जो है, भारत के किसी में निवास करने की, पार्टी बन गया, प्रचार कर सकते हैं, तो कैपिटल में जाके कोई भी नेता जाके वहां पर बैठते हैं, निवास करेंगे। निवास करने के बाद धीरे धीरे जो पैसा आता है उससे व्यापार लोग करने लगते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसको बहुत ईजी है। सबसे पहले बोलने की आजादी, बोलने के बाद रैली करने की, बोलने, रैली करने, रैली के बाद क्या करिएगा, पार्टी बनाइएगा, पार्टी बना के क्या करिएगा, प्रचार करिएगा, यानी मूवमेंट होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य पर घूमने की है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वहां पर क्या करिएगा, आप वहां पर बसने की, उसके बाद वहां व्यापार करने की, बहुत ही है। और हम बात करें अपराध की, अपराध के लिए दोषी के संबंध में अधिकार के बारे में बात किया गया है 20। कुछ मान लीजिए आपको कोई कैच कर लिया है, कोई पुलिस पकड़ लिया, तो आपके पास भी कुछ फंडामेंटल राइट है जिससे आप अपने आप को रिवेल कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी आर्टिकल 20 में चर्चा की गया है। और 21 में बोले तो जीवन और व्यक्तिगत की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी को बोलते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ को टर्चर आप इंडिया के कोई पर्सन नहीं कर सकता है, देश विश्व के कोई पर्सन नहीं कर सकता है, उसकी राइट दिया गया है 21 में, प्राण एवं दैहिक। और बोलने की फ्रीडम 19, लेकिन प्राण दैहिक किसमें दिया गया, 21 की। और 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण दिया गया है। उसके बाद हम बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, जिसके बारे में बात करते 23 और 24 है। शोषण के विरुद्ध, मतलब बच्चों को मानव तस्करी और बाल श्रमों का निषेध करता है आर्टिकल 23। और 24 क्या वो बोलता है, मैंथन कर देता है 6 से 14 साल। 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम करने से निषेध करता है। और हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के बारे में बात करें, जिसकी चर्चा 25 से 28 में की गई। सबसे पहले आप क्या करिएगा, कोई धर्म अपनाने की, उसकी प्रैक्टिस करने की आपको फ्रीडम होगी। जब धर्म की फ्रीडम होगी प्रैक्टिस करने की, तो वही बात है, अंतःकरण स्वतंत्रता, धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण करने की, मतलब प्रैक्टिस करने की, वही फ्रीडम है 25 में बोलेगा। 26 में क्या, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की। 27 में धार्मिक अब मान लीजिए कोई धर्म आप अपना रहे हैं, कोई भी धर्म, हमारी फ्रीडम है कि हम कोई धर्म अपनाएंगे। दूसरा है, उस धर्म के लिए अपनाने के लिए फ्रीडम क्या होना चाहिए, प्रबंधन करेंगे, हम कोई भी कुछ करें अपना धर्म को अपनाने के लिए प्रबंधन करेंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की 26 हो गया। 27 किसी धर्म के प्रचार के लिए, उस धर्म का हम प्रचार करेंगे, हम अपना धर्म अपनाएंगे, कोई धर्म अपनाने की फ्रीडम, उसके बाद उसको प्रबंधन करने की फ्रीडम, उसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर प्रचार करने की प्रबंधन, जैसे ईसाई धर्म इस देश पर, इस देश में इतना फ्रीडम, इस यही सब आर्टिकल है जिससे अदर धर्म को बढ़ावा मिलता है। 28 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए, लेने से संस्कृति को शैक्षणिक अनुच्छेद। उसके बाद बोले धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए, 25 में बोले तो 25 में कोई धर्म अपनाएंगे, 26 में बोले तो उसके लिए प्रबंधन करेंगे, 27 में बोले हैं तो उसके लिए प्रचार करेंगे, 28 में बोले तो उसके लिए शिक्षा मतलब शिक्षा हम बांटेंगे। और इसी तरह सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिएगा 29 से अनुच्छेद 30 में, 29 और 30 में।
29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में बात किया गया है। 30 में बोले शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के बारे में बात की है। पहले सुरक्षा दो, उसके बाद उनको अपना फ्रीडम है कि कुछ करे अपने माइनॉरिटी के लिए, इंस्टीट्यूट खोले या संस्था चलाए जिससे बढ़ावा मिले, उनकी राइट है। 32 वही 31 यहाँ से तो खत्म हो चुका है। 31 संपत्ति का अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया, उसे 300 के ए में डाल दिया गया है। और उसे वैधानिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट हुआ करता था, वैधानिक अधिकार हो गया। 32 के बारे में बोलते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने का उपाय। फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए एससी जिम्मेवार, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी कहाँ? 32। यानी कोई भी मौलिक अधिकार देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एससी जिम्मेवार है, और उसको एससी मतलब जबरन ही देख रेख करेगी कि फंडामेंटल राइट को देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। तो इसकी चर्चा 32 में किया गया। लेकिन हाई कोर्ट को देखने की चर्चा कब किसमें? 226 में, आर्टिकल 226 में किया गया था। और इसी को जो 32 है, इसी को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर ने कहे थे। यानी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 32। यानी 32 को बोले तो बी आर अम्बेडकर ने ही संविधान की आत्मा कहे थे। 32 का काम क्या? फंडामेंटल राइट को देश में इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट की है। उसी तरह हाई कोर्ट की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। 226 जिसकी चर्चा आर्टिकल 226 में की गई है कि इनकी भी जिम्मेवारियां है कि अपने स्टेट में फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट कराए। इसमें इसमें 5 तरह के रिट है। एससी जो है, एससी सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है, जिसमें पहला है बंद प्रत्यक्षीकरण। बंद प्रत्यक्षीकरण के बारे में हैबिस कॉर्पस का लैटिन अर्थ शारीरिक धारण करना, शरीर धारण करना। इस रिट का उपयोग गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है प्रामदेश। प्रामदेश इस रिट का शताब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बड़ी कोर्ट छोटी कोर्ट को आदेश देगा। इस रीट का उपयोग अदालत द्वारा सार्वजनिक अधिकारों के आदेश को देने के लिए किया जाता है और अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा। निषेध, तीसरा बात है निषेध। निषेध का शताब्दी का माना करना, और एक अदालत जो पद में ऊंचा है वह उस अदालत के खिलाफ निषेध जारी करता है। अरे मना करना होगा। परमादेश मतलब हायर बॉडी छोटी बॉडी को आदेश देगी। हैबेस कॉर्पस मतलब वही चीज है। तीसरा, 14 के बारे में बात करें। निषेध में जो स्थिति में निचली बात वाले को अपने अधिकार क्षेत्र के आगे बढ़ाने या उससे क्षेत्र अधिकार को हड़पने से रोका जा सके, मैंने वही निषेध करेगा, रोकेगा। चौथा बोले तो सेट्योरी है, इसका प्रमाणित होना, सर्टिफाइड होना। यह रीट उच्च अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारी द्वारा अदालत द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को यह आदेश देते हुए जारी करता है, और उनके पास लंबित मामले को के पास स्थानांतरित कर या मामले में उसके आदेश को रद्द कर देते हैं। और यह क्षेत्राधिकार की अधिकता या क्षेत्राधिकार की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है, या न केवल न्यायपालिका में होने वाली गलतियां हैं रुकता है, बल्कि उनका निवारण भी करता है। माने कोई लंबित मामला है और बहुत दिन से पड़ा हुआ, तो अपर बॉडीज क्या करेगी? उसको मांगेगी कि आप हमें स्थानांतरित करें, या उसको आदेश देगी। वही है। क्यों वारंटो के बारे में बात की। क्यों वारंटो का शताब्दी का अर्थ है कि किस अधिकार या वारंट द्वारा। क्यों वारंटो बचवा है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा, क्यू वारंट, तुरंत वारंटी दे दीजिएगा अगर देश में कहीं कब्जा हो रहा है। क्यू वारंटी। सर्टियोरल, क्यू वारंट, निषेध, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको तुरंत मना करेगी। प्रामादेश, अपर बॉडी छोटी बॉडी को प्रामादेश करेगी किसी भी मामले में। तो क्यू वारंट जब जबरन सार्वजनिक जमीनों को कब्जा किया जाता है तो उसमें क्यू वारंट वारंट जारी हो जाता है। और भारत में ये रीट के बारे में समान तथ्य हैं। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 1950 से पहले तीनों लोग 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के पास इस तरह के रीटे
जारी करने की शक्ति थी, लेकिन अभी सारी हाई कोर्ट को भी जारी करने की शक्ति है। इसकी चर्चा आर्टिकल 226 में की गई है। और ये जो रिट जारी करने के जो कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी कानून से लिया गया, नहीं ब्रिटेन यूके कॉन्स्टिट्यूशन से इसे कॉपी किया गया। भाग 4 के बारे में बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी के बारे में बात करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 और भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। और हम इसमें बात करें 36 के बारे में बात करें तो परिभाषा, डीपीएसपी का अनुप्रयोग 37, 38 में लोक कल्याण, लोक कल्याण 39 ए पर समान न्याय और मुक्त कानूनी व्यवस्था, 43 बोले श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, 40 में बोले तो ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा की गई है, और 41 के बारे में काम, शिक्षा और कुछ मामलों में अधिकार की चर्चा की गई है। 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भूमिका के बारे में बात की गई है। श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह कहाँ की गई है? 43। और उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की 44। तो वही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल यूसीसी के बारे में बात किया गया है। 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का प्रबंधन नीति निर्देशक तत्व है। मतलब ये है कि आपको मतलब देश की किसी भी राज्य की नीति है, अपना एक मतलब मोरलिटी है, उस देश में बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करे, एक मोरलिटी है। जैसे नीति निर्देशक तत्व में एक राइट है, बच्चों को राइट दिया गया है 21 ए में कि उसे शिक्षा, 21 ए में राइट दिया गया, 84 अमेंडमेंट 2002 में राइट दिया गया है कि उसे अमेंडमेंट दिया जाएगा। तीसरा बात है कि मैंने राइट के तहत एक नीति निर्देशक तत्व के तहत जिसकी चर्चा 45 में है, 21 ए और एक होता है 51 के में चर्चा की है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा की है, जिसमें जिसका अमेंडमेंट जो है 51 के में चर्चा की गई है। 46 के बारे में अनुसूचित जाति, एससी एसटी और ओबीसी की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने, ओबीसी एससी एसटी को देखरेख करना 46 में बात किया गया है। ओवरऑल हम बात करें 47, पोषण स्तर और जीवन स्तर का को ऊपर बढ़ाना, कृषि और पशुपालन के बारे में बात किया गया है। 48 ए में पर्यावरण के बारे में बात किया गया है। 49 के बारे में बात करें तो प्रकृति के स्मारकों और स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में किया गया 49 में। 50 में बोले तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। 44 भाग 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज एक आर्टिकल 51 ए में चर्चा किया गया, जिसमें 11 ड्यूटीज है। सबसे पहला हम बात करें तो इसे हम लोग कहाँ से लिए गए, रसिया से लिए गए हैं, ठीक है। और यानी मौलिक कर्तव्य है। और 51 के बारे में बात करें, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है, और इसे 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया। 11 मौलिक कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन से, मतलब पहले 76 थे, पहले वो 1976 में 10 हुआ करते थे, लेकिन 86वां अमेंडमेंट जिसे हम लोग बोले 2002 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा, शिक्षा का मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और हम भाग 5 के बारे में बात करें तो 52 से 151 तक किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति पकानी काकू देवदुसम के बारे में बात किया गया। पकानी मतलब राष्ट्रपति का पद, का मतलब कार्यकाल, नी मतलब नियुक्ति, द मतलब दया, यू मतलब योग्यता, द मतलब दोबारा, स मतलब शपथ, और म मतलब महाभियोग, 61। तो ये रहा पकानी पद 60, 52, 52, 53, 54, 55
पकानी, पकानी, यहाँ रहा काकू, ये रहा दिरु, दो सौ। तो इस तरह से राष्ट्रपति के लिए पकानी का को दे दो सम है।